नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पन्याल स्टडी कैप्सूल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं HPSSC क्लर्क का एग्ज़ाम। ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट करवाया गया था हमीरपुर बोर्ड के द्वारा और इसका पोस्ट कोड था 484 और एग्ज़ाम हुआ था 10 मई 2017 को। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इसका पूरा एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम की बात करें तो ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये पुराना है, जिसमें आपसे मैक्सिमम 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे। मैक्सिमम मार्क्स भी आपके रहते थे 200 और आपको टाइम दिया जाता था 2 घंटे का। और जो नया पैटर्न है उसमें आपके 170 क्वेश्चन रहते हैं और जो मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं वो आपके 85 रहते हैं और टाइम ड्यूरेशन आपके पास सेम रहता है। और ये इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टोटल 100 क्वेश्चन और जो नेक्स्ट 100 क्वेश्चन रह जाते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और मैं जल्दी कोशिश करूंगा उसको भी जल्दी ही लेके आऊँ आपके सामने। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। कुछ एक डायरेक्शन दी गई है। तो क्या लिखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वेश्चन देर इज द स्टेटमेंट फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव। वन ऑफ दीज अल्टरनेटिव एड्स द स्टेटमेंट, फाइंड इट आउट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, फॉर ए कार देयर शुड बी ए। अगर आपके पास एक कार है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो आपके पास क्या होना चाहिए कार के लिए, ड्राइवर। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट असेंशियल फॉर ए स्टूडेंट इज। एक विद्यार्थी के लिए सबसे अति आवश्यक क्या चीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, वो है स्टडीज, यानी अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डेंजर ऑलवेज इन्वॉल्व। खतरे में हमेशा शामिल होता है, क्या शामिल होता है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, डर शामिल होता है हमेशा खतरे में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मोस्ट असेंशियल फॉर ए स्कूल इज। विद्यालय की सबसे जरूरी क्या चीज़ है, स्कूल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट होगी तभी आपका स्कूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, मोस्ट असेंशियल फॉर ए मैन। एक मनुष्य के लिए सबसे जरूरी क्या चीज़ है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, हार्ट। तो सबसे जरूरी हमारे लिए क्या है, हमारा हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स ऑफ 1.5 सेंटीमीटर साइड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए क्यूब ऑफ 6 सेंटीमीटर साइड। तो आपके पास एक क्यूब है जिसकी साइड्स आपके पास है 6 सेंटीमीटर की। तो आपको बताना है कि इस क्यूब से 1.5 सेंटीमीटर के कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने की काफ़ी सारी अप्रोचेस हो सकती है। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए किस तरीके से करता हूँ इसको। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप सिंपली इनकी वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो पहले निकालते हैं आपका जो 6 सेंटीमीटर जिनकी साइड है उसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसका वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा, 6 क्यूब। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 और ये आपके पास आ जाता है 216 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास। तो अगर आप साथ साथ नोट कर रहे हो तो साथ साथ नोट कर सकते हो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे साथ साथ में रब करना पड़ेगा। और बात करते हैं दूसरे जो आपके पास क्यूब है उसका वॉल्यूम आपके पास क्या रहेगा। जो नेक्स्ट आपका जो क्यूब नया बनेगा उसमें क्या रहेगा, तो वो हम कर देते हैं n मल्टीप्लाई बाय 1.5 जो आपके पास साइड्स है उसका क्यूब। n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ क्यूब। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। और इसके बाद हम n की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन पहली थी वो आपकी इक्वेशन 1 होगी और ये आपके पास इक्वेशन 2 होगी। अब इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय 1.5 का क्यूब इज इक्वल टू 216 और n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 216 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो ये आपके पास नंबर ऑफ क्यूब यहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो आएगा n इज इक्वल टू 64, यानी टोटल 64 क्यूब बनाए जा सकते हैं इससे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो इन तीनों में से आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, तो एक आपके पास अलग है। तो ऑप्शन बी, मूंगफली यहाँ पे अलग है, बाकी व्हीट, ग्राम और मस्टर्ड तीनों एक ही चीज़ें हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, और इस तरह की क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार एग्जाम पूछे जाते हैं जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें आपसे
अलग से चूज़ करना पड़ता है और जो तीनों से मैच नहीं करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, एज टेलर इज रिलेटेड टू क्लोथ, जैसे हमारा दर्जी है उसका रिलेशन किसके साथ है, कपड़ों के साथ है, उसका काम किसके साथ होता है, कपड़ों के साथ। तो वैसे ही जो कॉबलर होता है यानी जो मोची होता है उसका रिलेशन किसके साथ होगा, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, चमड़े के साथ। ऑप्शन ए लेदर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए कोड टुगेदर इज रिटन एज, टुगेदर को किस तरह से लिखा है, RQURGR और उसी सेम कोड में PAROLE को किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो पहले तो आपको यहाँ पे कोड देखना पड़ेगा, यहाँ पे कौन सा कोड फॉलो किया गया है। तो यहाँ पे जो कोड फॉलो किया गया है वो किया गया है -2 +2 -2 +2 -2, इस तरह से आपके पास सीरीज फॉलो हो रही है। तो -2 का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे आपके पास, मैं फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन देता हूँ आपको, जैसे हमारे जो अल्फ़ाबेट है ABCDEF इस तरीके से कंटिन्यू है Z तक। अब आपके पास सबसे पहले आपके पास है T से अगर आप -2 जाओगे तो आपके पास -2 का मतलब है जैसे आपके पास C है, C से अगर -2 करोगे आप, यानी आपको 2 अल्फ़ाबेट पीछे जाना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, B और A। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसी सेम वे में अगर आप T से -2 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 करने पे आपके पास T से पहले क्या आता है S, और S से पहले आपके पास आता है R, तो यानी R आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास अल्फ़ाबेट है O से आपको क्या करना है, +2 करना है, तो O से +2 करेंगे, O के बाद आपके पास P आता है, P के बाद Q आता है, यानी आपके पास Q आएगा। तो इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे कोड फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, -2 +2 -2, बस अल्फ़ाबेट को 1 या 2 वर्ड आगे या पीछे ले जाना होता है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर वो है इसका ऑप्शन D, NCPQJG। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। मैंने आपको पैटर्न बता दिया, उसके बाद आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फ्रॉम 3 to 31 हाउ मेनी सच नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3 एंड द सम ऑफ द डिजिट इज 9 आर। तो इसमें हमारे पास 2 कंडीशन दी है। तो पहले तो सिंपल बोला है कि 3 से 41 तक आपके पास कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपके पास 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो आपको सिंपल 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, उसके बाद 21, 24, और उसके बाद आपके पास 30 है, फिर 33 है, फिर 36 है आपके पास, और आपके पास एक आ जाता है 39। तो ये नंबर आपके पास है जो डिविजिबल बाय है 3। अब इसमें पूछा क्या गया है, पूछा कुछ और गया है। अब इसमें पूछा कि इसमें से कितने ऐसे डिजिट है, द सम ऑफ देयर डिजिट इज 9, ऐसे कितने नंबर है जिनकी जो डिजिट है उनका सम आपके पास 9 आता है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास तो सिंपल 9 हो गया, तो इसका सम आपके पास कितना आएगा, 9 ही आएगा। नेक्स्ट आपके पास है 1 और 8, 18 है, 18 की 2 डिजिट आपके पास है, एक है 1 और एक है 8, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 9 हो गया। नेक्स्ट आपके पास है 3 और 6, तो 3 और 6 का आपके पास सम कितना हो गया, 9, ये भी आपके पास होगी, तो 3 आपके पास होगी। और एक आपके पास और है, तो वो है 27, तो 27 भी आपके पास आ जाता है। 27, 2 और 7 ये आपके पास 9 हो गया। तो हमारे पास 9 है, 1 और 8 यानी 18 है, 27 है और 36 है। तो हमारे पास 4 नंबर है जो डिविजिबल बाय है 3, और साथ ही साथ उनका सम कितना है, डिजिट का सम है 9। तो टोटल हमारे पास कितनी संख्याएं ऐसी है, 4। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विजय पोजीशन इज 14 फ्रॉम अपवर्ड इन ए क्लास ऑफ 43 स्टूडेंट, व्हाट विल हिज पोजीशन फ्रॉम डाउनवर्ड। तो टोटल संख्या है 43। अब आपको बोला गया है कि उसकी अपवर्ड से अगर जाओगे, अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऊपर से उसका स्थान है 14वां, तो उसका स्थान नीचे से कौन सा होगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, टोटल स्टूडेंट माइनस जो भी उसका स्थान है इसको माइनस करना है और +1 कर देना है। तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 30। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह के आपके पास कभी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने एग्जाम देखा होगा जेल वार्ड का, तो उसमें इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जो यहाँ पे काफ़ी एक रिपीट भी हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपको सिंपली सॉल्व करना है, टोटल स्टूडेंट माइनस जो भी पोजीशन है और +1। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास क्या है, तो चलिए इसको साथ साथ में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 12 आपके पास क्या है, विकास स्टार्टेड टू मूव इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड मूव्ड 15 मीटर। तो चलिए ये एक पॉइंट मान लेते हैं, ये एक हम न्यूट्रल पॉइंट मानते हैं। ये न्यूट्रल पॉइंट है, मैंने इसको डिनोट कर दिया ए से। यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया और कितना चला वो 15 मीटर। तो साथ में एरो भी लगाते जाइए ताकि आपको पता लगे किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो चला 15 मीटर और नेक्स्ट आपके पास क्या बोला है, देन ही टर्न्स टू हिज राइट। अब उसका लेफ्ट यहाँ पे होगा, राइट इस तरफ होगा। तो कहाँ को उसने मूव किया, राइट को मूव किया और कितना मूव किया उसने 25 मीटर। तो ये आपके पास डिस्टेंस है 25 और ये आपके पास डायरेक्शन होगी ये, और 25 मीटर वो मूव किया इस डायरेक्शन को। उसके बाद क्या बोला है, आफ्टर दिस ही टर्न्स टू हिज राइट। अब उसका राइट कौन सा है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो उसने मूव किया 35 मीटर। तो 35 मीटर आपका आगे चले जाएगा। तो मान लेते हैं ये आपके पास सी पॉइंट है, ये आपके पास हो गया डी पॉइंट। तो टोटल कितना चला वो 35 मीटर और डायरेक्शन आपके पास है इस तरफ। अब क्या बोला है, नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन। तो जहाँ से उसने शुरू किया था वहाँ से वो कितना दूर है। तो ये लेंथ आपको यहाँ से निकालनी है ए टू डी। अब इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कीजिए, परपेंडिकुलर गिरा दीजिए। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर गिरा दिया। तो मान लेते हैं ये आपके पास पॉइंट ओ है। तो ये आपके पास एक ट्राइंगल फॉर्म होगी। ठीक है, और इसके बाद आप सिंपली यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो ये आपके पास हो गया ए और डी आपके पास हो गया करंट, जिसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ए डी इज इक्वल टू आपके पास हो गया अंडर ऑफ, तो यहाँ आपके पास ये 25 है। तो ऑब्वियसली बात है ये और ये डिस्टेंस आपके पास क्या होगा 25 मीटर। अब टोटल यहाँ से यहाँ तक आपके पास 35 है और ये आपके पास 15 है यहाँ पे। तो ये आपके पास साइड 15 होगी और इसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास बच गया 20 मीटर। ठीक है, तो आपके पास ए ओ का स्क्वायर प्लस यहाँ पे है ओ और डी, ओ डी का स्क्वायर। तो मैं इसको रब कर देता हूँ एक बार फिर से। तो आपके पास ट्राइंगल कुछ इस तरह से फॉर्म हो चुकी थी, जहाँ आपके पास ये ए था, ये ओ था और ये डी था। तो ये आपके पास 25 है, ये आपके पास 20 है और ये जो लेंथ है ये आपको निकालनी है कितनी होगी। तो सिंपल यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी आपकी। तो इसका आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर ऑफ 25 का स्क्वायर माइनस आपके पास 20 का स्क्वायर। तो आप साथ साथ में नोट कर सकते हो खुद ही यहाँ पे। तो 25 का स्क्वायर आपके पास हो गया 625 और 20 का स्क्वायर आपके पास हो गया 400। तो आपके पास टोटल ये आ गया 1025 अनरूट और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 32.01 मीटर। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी 32 मीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे पुरानी है। तो बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये बनी थी 29 अक्टूबर 1919 को। हेडक्वार्टर इसका है जेनेवा में। और बात करें IMF की, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और ये आपका है वॉशिंगटन DC में। ये बना था 1945 को। बात करें FAO की, तो ये है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन और हेडक्वार्टर है इसका इटली रोम में। ये बना था आपका 1945 में ही बना था ये भी। और बात करें WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में ही है और ये बना था 1948 में। तो यहाँ पे पूछा गया सबसे पहले कौन सा बना है, तो ये बना है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, हेडक्वार्टर इसका है जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कई बार आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जाती है इसरो की, जो आपका है बेंगलुरु में, ये कब बना था। तो 14 का जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन ए, ये बना था 1969 में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट समिट ऑफ सार्क वॉज हेल्ड एट। तो सार्क का जो सबसे पहला समिट हुआ था वो हुआ था ढाका बांग्लादेश में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सार्क की बात करें तो उसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में और टोटल इसमें 8 मेंबर हैं और ये बना था आपका 1985 में। और बात करें कंट्री जो मेंबर है इसकी, वो आपकी जितनी भी आसपास की कंट्रीज है जैसे ही अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका, ये इसकी टोटल 8 मेंबर है। बना था 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन का इनमें से कौन सा डेवलपमेंट गोल नहीं है, तो वो है ऑप्शन सी, रिड्यूस बर्थ रेट एंड डेथ रेट, तो ये उनका गोल नहीं है। नेक्स्ट 17, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज, तो ये क्या चीज़ है, ये अ ग्लोबल ह्यूमन राइट मूवमेंट। अ ग्लोबल ह्यूमन राइट मूवमेंट क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज़ रिटन द बुक टू लीव्स, ये लिखी गई है विक्रम सेठ के द्वारा, ऑप्शन बी विक्रम सेठ करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, पतंजलि वॉज, पतंजलि कौन थे, तो ये ऑथर थे, लेखक थे, इन्होंने बुक लिखी थी पाणिनि, जो एक संस्कृत ग्रामर है। तो कई बार पूछा जाता है पाणिनि क्या है, तो ये ग्रामर है, संस्कृत ग्रामर है। और कई बार आपसे पूछा जाता है कौन इसके लेखक है, तो वो है पतंजलि। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। 20, द सूर सागर इज, तो सूर सागर क्या चीज़ है, ये क्या है, अपियोटिक वर्क ऑफ सूरदास, सूरदास की एक काव्यात्मक कृति है सूर सागर। 21, ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ था आपका HP डेल वार्डर में, जो मैंने डिस्कस करा था, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था 21 अप्रैल को। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, IADP की फुल फॉर्म। 22, अक्टूबर 24 इज ऑब्जर्व्ड एज, तो ये क्या है, यूनाइटेड नेशन डे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 23, द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट हु हैज़ वॉन द नोबल प्राइज, तो सबसे पहले जो इकोनॉमिस्ट थे जिन्हें नोबल प्राइज मिला था उनका नाम था अमात्या सेन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 24, राइडर कप इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट्स, तो इनमें से कौन सा स्पोर्ट है जिसमें राइडर कप दिया जाता है, तो वो है ऑप्शन ए गोल्फ। अगर आपने मूवीज़ देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा गोल्फ का जो कोर्स रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है, काफ़ी विशाल रहता है उसका मैदान, और एक जगह पर कोई आदमी करता है और उसकी जो बॉल रहती है उससे मारते हैं और काफ़ी दूर जाके गिरती है। तो बॉल काफ़ी दूर जाके गिरती है तो उसे लाने के लिए गाड़ी में राइड करके भी जाना पड़ता है या घोड़े पे राइड करके भी जाना पड़ता है। तो वहीं से आप इसका आइडिया लगा सकते हो कि राइडर का रिलेशन किसके साथ है, गोल्फ के साथ, क्योंकि वहीं पे हमें राइड करके बॉल को लाना पड़ता है। तो नेक्स्ट 25, द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक, इसका रिलेशन है स्विमिंग के साथ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर स्विमिंग। 26, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज कॉल्ड डेजर्ट फॉक्स, तो वो कहते हैं इरवन रोमेल को कहते हैं डेजर्ट फॉक्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। 27, हु वॉज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, तो इसके फाउंडर है सिगमुंड फ्राइड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है सिगमुंड फ्राइड। नेक्स्ट 28, इबादत खाना, ये बनाया गया था अकबर के द्वारा ऑफ फतेहपुर सिकरी, कहाँ पे है, फतेहपुर सिकरी में वॉज, तो ये क्या चीज़ है, द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद स्कॉलर ऑफ वेरियस रिलीजन, तो ये कक्ष है जिसमें अकबर अपने जितने भी विभिन्न धर्म हैं उसके विद्वानों के साथ चर्चा करते हैं। नेक्स्ट 29, द स्लोगन गरीबी हटाओ, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये स्लोगन डाला गया था, तो ये डाला गया था 5th 5 प्लान में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 5 प्लान जो चलाई जाती थी प्लानिंग कमीशन के द्वारा, जो बना था 15 मार्च 1950 को, कई बार आपसे डेट पूछी जाती है, 1950 में बना था। नेक्स्ट 30, NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च्ड इन द कंट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, तो ये लॉन्च हुआ था 2005 में, अप्रैल 2005 में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। 31, विच कमेटी वॉज कंस्टिट्यूटेड फॉर रिफॉर्म्स इन टैक्स स्ट्रक्चर, तो टैक्स स्ट्रक्चर में सुधार के लिए कौन सी कमेटी बनी थी, वो थी चलैया कमेटी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। 32,
द तीस्ता ट्रीटी हैज़ बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन इन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो तीस्ता जो ट्रीटी थी उसकी वजह से जो विवाद जड़ बना था किस देशों के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट 33, विच बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट 2016। तो इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है तो 2016 में हेरिटेज के तौर पे इंक्लूड किया गया था यूनेस्को लिस्ट में, वो था आपका अगस्तमाला। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बात करें अगस्तमाला की तो ये आपका पड़ता है तमिलनाडु स्टेट में, सिंपल पाल ये आपका पड़ता है उड़ीसा में, सुंदरवन वेस्ट बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड। 34, ट्रांसजेनिक प्लांट आर। तो ये प्लांट किस तरह के ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं, ये जनरेट होते बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू अ सेल एंड रीजनरेटिंग अ प्लांट फ्रॉम दैट सेल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 35, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल। बाइल का काम क्या होता है, इसका काम होता है इमल्सिफाइज फैट, इट इमल्सिफाइज फैट, यह वसा का पाइसीकरण करते हैं। 36, द विटामिन विच कंटेन कोबाल्ट, विटामिन B12, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 37, एडिस एडिप्सी इज द वेक्टर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज। तो ये वेक्टर कौन से डिजीज का है, तो ये है चिकनगुनिया का वेक्टर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और मोस्ट कॉमनली आपसे पूछा जाता है डेंगू के लिए, तो डेंगू के लिए भी यही जो मॉस्क्यूटो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। और मलेरिया की बात करें तो इसका जो मॉस्क्यूटो है वो है आपका फीमेल एनोफ्लिस। तो नेक्स्ट 38, एथलीट फुट, ये जो डिजीज है ये किसके द्वारा होती है, ये होती है फंगस के द्वारा, ऑप्शन ए फंगस करेक्ट आंसर इसका। 39, निर्भय क्या चीज़ है, ये है सबसोनिक क्रूज मिसाइल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 40, प्रोजेक्ट सी बर्ड इज कनेक्टेड विद। तो इसका संबंध किसके साथ है, ग्रीनफील्ड नेवल बेस एट वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। भारत के पश्चिमी तट पर ग्रीनफील्ड नौसैनिक अड्डा है आपका प्रोजेक्ट सी बर्ड, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 41, वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिकल सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय। तो ये लॉन्च की गई थी स्पेस एक्स के द्वारा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसके जो फाउंडर है वो कौन है, और साथ ही साथ उनकी एक और कंपनी है जो काफ़ी फेमस है जिसका नाम है टेस्ला। नेक्स्ट 42, परम पदम ये क्या चीज़ है, तो ये है भारत देश में बनाया गया एक सुपर कंप्यूटर, एन इंडिजिनियसली बिल्ट सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 43, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ असेंबलर। तो इसका काम होता है असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 44, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्राइमरी मेमोरी। तो इनमें से कौन सी प्राइमरी मेमोरी नहीं है, रोम रैम ईप्रोम प्राइमरी मेमोरी है, और आपकी CD रोम सेकेंडरी मेमोरी में आती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 45, व्हाट इज URL। URL की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, काफ़ी बार डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो ये क्या चीज़ है, इट इज़ ए स्पेसिफिक कैरेक्टर स्ट्रिंग दैट कंस्टिट्यूट और रेफरेंस टू एन इंटरनेट रिसोर्स। तो ये क्या एक विशेष प्रकार का कैरेक्टर स्ट्रिंग होता है जो क्या करता है, इंटरनेट स्रोत का रेफरेंस बनाती है। 46, जंक ईमेल। जंक ईमेल को और किस नाम से जानते हैं, स्पैम के नाम से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 47, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वेब ब्राउज़र। तो इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है, ओपेरा, सफारी, गूगल क्रोम, सभी वेब ब्राउज़र है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका था HP जेल वार्डर में। 48, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड रिजाइन इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत इंडिया में रहता है, तो रहता है 17.5%, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है इसका। 49, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर द नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है वो उसका आकलन एस्टिमेट किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन 50, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है हमारी GDP में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में,
अराउंड 53% है इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो इसमें बोला गया है कौन सर्विस सेक्टर में नहीं आता, तो कंस्ट्रक्शन सिविल सर्विस सेक्टर में नहीं आता, बाकी इंश्योरेंस, होटल, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट आपके आते हैं सर्विस सेक्टर में। नेक्स्ट 51, अमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम मनरेगा। मनरेगा जो स्कीम चलाई गई थी आपकी, लॉन्च हुई थी 2 फरवरी 2006 को। कई बार डायरेक्टली डेट पूछी जाती है आपसे, तो इसका फ़ायदा कौन उठा सकते हैं? वो सभी मेंबर जो अडल्ट मेंबर है किसी भी घर के, तो वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, अडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी हाउस होल्ड। 52, अंत्योदय अन्न योजना ये कब लॉन्च हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 2000 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 53, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो पहले समझते हैं ये क्या होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, तब आपको जल्दी समझ आ जाएगा। मान लेते हैं एक कोई दुकानदार है, उसके पास अपनी दुकान है, वो दुकान में क्या करता है? मोबाइल ठीक करता है। मोबाइल ठीक करता है, मान लेते 2000 की बात है, वो मोबाइल ठीक करता था सन 2000 में। तो उस टाइम सबके पास जो मोबाइल रहते थे वो कीपैड मोबाइल रहते थे। अब उसके पास जो स्किल थी वो थी मोबाइल ठीक करने की कीपैड वाली। अब जैसे जैसे टाइम की ट्रांजिशन होती रही, टेक्नोलॉजी चेंज होती रही, तो आपके पास जो फ़ोन आने लगे वो टच फ़ोन आने लगे, और उसको वो फ़ोन ठीक करने नहीं आते थे, जिस वजह से अब उसके पास कोई दुकान में आता नहीं था, तो वो बेरोजगार हो गया। तो उस तरह की जो बेरोजगारी है उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये किसकी वजह से राइज होती है? ये होती है हैवी इंडस्ट्री बाइस की वजह से, तो भारी औद्योगिक झुकाव की वजह से। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट 54, द प्रोजेक्ट संकल्प, इसका रिलेशन किसके साथ है? किस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया था? तो ऑप्शन बी पोलियो इसका करेक्ट आंसर है। 55, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो किसी भी देश का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो वो किया जाता है पर कैपिटा इनकम के साथ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 56, विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द फाइनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू अप्रूव 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान जो बनाए जाते हैं आपकी प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाए जाते थे, अब आपका उसकी जगह भी नीति आयोग आ चुका है 2015 से। तो फाइनल अथॉरिटी कौन है जो उसको अप्रूव करती है? तो वो है आपकी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 57, हु इंट्रोड्यूस हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ अ सीड इन इंडिया। तो भारत में जो उच्च पैदावार क्षमता वाले बीज है उसका आविष्कार इंडिया में किसने किया था? तो वो किया था एन बोर्लो के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। और ये फादर भी है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट 58, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैज़, अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो फादर है ग्रीन रेवोल्यूशन के वो है MS स्वामीनाथन। तो इसने किस चीज़ में कंट्रीब्यूट किया था? तो वो किया था इंटर क्रॉप इनइक्वालिटी, इंटर क्लास इनइक्वालिटी और इंटर रीजनल इनइक्वालिटी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। 59, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास वो है ऑप्शन ए, वो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ऑप्शन ए इसकी फुल फॉर्म है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और 60 हमारे पास क्या है? वेयर इज द इंडिया मॉडर्नाइज्ड करेंसी नोट प्रेस सिचुएटेड। तो भारत की जो मॉडर्न करेंसी नोट प्रेस है वो है आपकी मैसूर कर्नाटक में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 61, व्हाट इज रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है? जब आपका RBI लोन देता है आपके बैंक्स को, उसे कहते हैं रेपो रेट। और लोन्स के बदले में RBI क्या लेता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो थोड़ा घुमा के दिए हैं, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, इट इज़ द रेट एट विच RBI बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर बैंक। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और कई बार आपसे यहाँ पे ऑप्शन में इस तरीके से दिया होता है, इट इज़ द रेट एट विच RBI लैंड मनी टू बैंक्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। और जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है आपके पास। नेक्स्ट 62, 62 क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड बैंकर चेक। बैंकर चेक किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट को कहते हैं
बैंकर चेक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 63 विच बॉडी इन इंडिया डज द रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, तो इनमें से कौन सी बॉडी है जो रेगुलेट करती है इंश्योरेंस सेक्टर को, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर है आपका हैदराबाद तेलंगाना में, ऑप्शन ए IRDA इसकी फुल फॉर्म में इसका आंसर है। 64 इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म बजट इज यूज्ड अंडर, तो हमारे संविधान में जो बजट टर्म है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आती है आपकी, किस चीज़ में प्रयुक्त की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नो वेयर यूज्ड, जो बजट टर्म है वो कहीं पे भी यूज़ नहीं की गई है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। 65 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर ईच ईयर एट ग्लोबल लेवल इज पब्लिश्ड बाय, ये पब्लिश की जाती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 66 कॉपरेशन टैक्स इज इम्पोज्ड बाय, तो ये इम्पोज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 67 विच काइंड ऑफ पावर प्रोजेक्ट अकाउंट द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया, तो भारत में पावर जनरेशन होती है, आपको पावर मिलती है, तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम पावर मिलती है इंडिया में वो किस पावर प्रोजेक्ट से मिलती है, तो वो मिलती है थर्मल पावर प्रोजेक्ट से, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और इसका जो आपके फ्यूल यूज़ किया जाता है थर्मल पावर प्रोजेक्ट में वो होता है आपका कोयला, जिसे कहते हैं फॉसल फ्यूल, ये आपका फॉसल फ्यूल है कोयला, तो वो इसमें यूज़ किया जाता है। और वाइट कोल, एक आपसे पूछा था कि वाइट कोल के नाम से कौन सा प्रोजेक्ट प्रसिद्ध है, कौन सी पावर जनरेशन प्रसिद्ध है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को कहा जाता है वाइट कोल। नेक्स्ट 68 द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट किस चीज़ का रिकॉर्ड है, तो ये ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, नॉर्मली आपका एक साल में किसी भी कंट्री में कितना इंपोर्ट हुआ कितना भी एक्सपोर्ट हुआ, तो उस चीज़ का रिकॉर्ड आपका कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। दिए गए समय में सामान्यतः एक वर्ष में राष्ट्र के सभी आयात और निर्यात का लेन देन। 69 व्हाट इज ब्लू चिप कंपनी, ब्लू चिप कंपनी क्या है, यह है हाईली वैल्यूएबल कंपनी को कहते हैं ब्लू चिप कंपनी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 17 डायकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द, ये इंट्रोड्यूस हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। 71 द कैबिनेट मिशन प्लान फॉर इंडिया इन्वेस्ट, तो भारत में जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी उसने क्या विचार रखा था, कन्फेडरेशन का, महासंघ का, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है कन्फेडरेशन। नेक्स्ट 71 के बाद हमारे पास नेक्स्ट है 72 आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, तो आर्टिकल 368 किस चीज़ के साथ डील करता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये पावर दी गई है हमारे संविधान के द्वारा हमारी पार्लियामेंट को, हमारे संसद को, कि वो हमारे संविधान में कुछ संशोधन कर सकती है, कुछ फेरबदल कर सकती है, तो भारतीय संसद की संविधान में संशोधन की शक्तियाँ क्या आपकी आती है आर्टिकल 368 के अंदर। तो आपने काफ़ी सारी अमेंडमेंट पढ़ी होगी पॉलिटी में, तो वो जो अमेंडमेंट की जाती है वो आर्टिकल 368 के अंदर ही की जाती है। 73 सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया, तो भारत में कैसे सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप इज़ द गिफ्ट ऑफ, तो हमारा जो संविधान है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग कंट्री से उठाई गई हैं, तो कई बार पूछा जाता है आपसे कि हर एक चीज़ का सोर्स पूछा जाता है, तो सिंगल सिटीजनशिप का सोर्स क्या है, तो वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये लिया गया है ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 74 सोशलिज्म रेफर्स टू, तो सोशलिज्म क्या चीज़ है, तो ये स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट 75 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था जेल वाटर में,
तो भारत को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है हमारे संविधान में? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। 76 आधार इज ए प्रोग्राम, आधार क्या है? टू प्रोवाइड आइडेंटिटी टू इंडियन रेजिडेंट, भारतीय नागरिकों को एक पहचान प्रदान करना, वो प्रदान की जाती है आधार के द्वारा, और ये बनाए जाते हैं UIDAI के द्वारा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये स्टार्ट हुआ था 2016 से। और ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ था जेल वार्डर में और HP हाई कोर्ट क्लर्क में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट 77 फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया इज, तो जो भारत में जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो कहाँ से आई है? इम्प्लाइड इन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो वो किसके अंदर आती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर आती है। नेक्स्ट 78 राइट टू वोट, जो हम वोट देते हैं वो हमारा किस तरह का अधिकार है? तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये है संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। 79 और इस क्वेश्चन की बात करें तो ये भी आपका रिपीट हुआ था जेल वार्डर में, RTI एम्स एक्ट, तो जो RTI है राइट टू इन्फॉर्मेशन जो 2005 में लाया गया था, तो उसका उद्देश्य क्या है RTI का? तो ये है सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी, सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट एंजॉय एनी लीगल सैंक्शन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई है लेकिन इसका कोई भी लीगल सेक्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान में है 11। नेक्स्ट 81 अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंशन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंश्योर, तो ये क्या इंश्योर करता है? नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? सबके लिए समान कानून। नेक्स्ट 82 हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो कौन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 अवधि तक रहे हैं? तो वे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 83 द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो हमारी मंत्रिपरिषद है, इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बात हो रही है सेंटर की। अगर बात करें स्टेट की, तो स्टेट में हमारे पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, तो हमारे पास जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट में होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी असेंबली के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, तो आज़ाद भारत के सबसे पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 जापान पार्लियामेंट नेम क्या है? जापान की जो संसद है, जैसे हमारी जो संसद है उसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, तो जापान की जो संसद है उसका नाम क्या है? डाइट, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए डाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है 86 व्हाट इज द फिक्स स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की जो स्थायी सदस्य है वो कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम है 250, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, और एट प्रेजेंट है 245। नेक्स्ट 87 द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा इज, तो हमारी जो लोकसभा है उसकी सबसे पहली महिला स्पीकर कौन है? तो 87 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन ए मीरा कुमार। नेक्स्ट 88 यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड इन, तो जो केंद्रीय बजट है वो हमेशा प्रस्तुत किया जाता है, कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है? 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए लोकसभा में। 89 हु प्रिसाइडेड द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जॉइंट सेशन यानी कि जिसमें आपकी राज्यसभा के मेंबर भी रहेंगे, लोकसभा के मेंबर भी रहेंगे, तो इसे प्रिजाइड कौन करता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करते हैं स्पीकर ऑफ
लोकसभा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो जॉइंट सेशन है पार्लियामेंट का वो किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो वो बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90। अ बिल प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट आफ्टर। तो कोई भी बिल आप पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर रहे हो तो उसके बाद वो एक्ट कब बनेगा, तो 90 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, द प्रेसिडेंट हैज़ गिवन हिज असेंट। जब जो प्रेसिडेंट है वो उसे अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट 91। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो 91 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द कमेटी ऑन एस्टिमेट। द कमेटी ऑन एस्टिमेट। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग कमेटी दी है, तो काफ़ी आपके पास कमेटी से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर कि इनके जो मेंबर्स रहते हैं कितने मेंबर हैं, राज्यसभा के कितने हैं, लोकसभा के कितने मेंबर हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 92। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंजॉयज। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे क्या प्राप्त है, तो 92 का जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो ऑप्शन डी, उनके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी है और एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन भी है। बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन डी है जिसमें ये तीनों चीज़ें दी है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 93। हु कैन अपॉइंट अ डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करता है, 93 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन ए, गवर्नर अपॉइंट करते हैं और कंसल्टेशन किसकी लेते हैं, विद द हाई कोर्ट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 94। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय। तो मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है, तो वो करते हैं राज्यपाल। ऑप्शन बी गवर्नर करेक्ट आंसर है। 95। व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी, तो 95 के जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1959 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। और एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ये लॉन्च हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1959 को, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और सबसे पहले ये लागू किया गया था आपका नागौर जिले में जो राजस्थान में पड़ता है। और पंचायती राज की बात करें तो इसे ऐड किया गया था 73rd जो अमेंडमेंट हुई थी 1993 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 96। द कंकरेंट लिस्ट कंटेन। तो जो हमारी समवर्ती सूची है जिसमें आपका दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे आपकी सेंटर हो या फिर स्टेट हो, तो उसमें टोटल कितने सब्जेक्ट रखे गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, टोटल 52 सब्जेक्ट्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। अगर आप इसकी पूरी लिस्ट चेक करोगे तो टोटल आपके पास जो नंबर आएंगे वो आपके 47 आएंगे, बट जो उसमें सब्जेक्ट है वो टोटल 52 है। ठीक है। और बात करें जो आपकी अलग अलग लिस्ट रहती है, जैसे आपकी एक स्टेट लिस्ट आती है, एक यूनियन लिस्ट आती है, एक आपकी कंकरेंट लिस्ट आ गई, तो ये संविधान की कौन से शेड्यूल में आते हैं ये भी आपसे पूछा जाता है, कौन सी अनुसूची में आते हैं, तो ये आपके आते हैं 7th शेड्यूल में, 7वीं अनुसूची में। तो चलिए सभी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी जो यूनियन लिस्ट है, तो उसमें टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, तो टोटल सब्जेक्ट उसमें है 97। और उसके बाद बात करते हैं स्टेट लिस्ट की, तो स्टेट लिस्ट में आपकी टोटल सब्जेक्ट है 66। तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं आपकी, यहाँ पे मैंने टोटल मेंबर नहीं बताए, द कमेटी ऑन एस्टिमेट, इसमें टोटल आपकी 30 मेंबर रहते हैं और जितने मेंबर होते हैं वो सभी के सभी लोकसभा के होते हैं। तो सबसे बड़ी कमेटी यही है क्योंकि सबसे ज़्यादा मेंबर इसी में है, 30 मेंबर। नेक्स्ट 97। हु एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर। तो अगर कोई भी लीगल मैटर है तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन एडवाइस करता है, तो वो एडवाइस किए जाते हैं अटॉर्नी जनरल के द्वारा। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल का है। और स्टेट की बात करें तो स्टेट में होते हैं एडवोकेट जनरल, और ये फर्स्ट लीगल ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट 98। और हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के जो एडवोकेट जनरल है एट प्रेजेंट उनका नाम है अशोक शर्मा। नेक्स्ट 98 क्या है,
हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द धर्म चक्र, जिसे हम अशोक चक्र भी कहते हैं, ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो भारत का जो नेशनल फ्लैग है उसमें बीच में आपको दिखता है एक अशोक चक्र, तो उसमें कितनी स्पोक्स है टोटल, तो वो है 24। तो 98 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 24। 99 द राइट टू एजुकेशन वॉज एडिड टू द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू द अमेंडमेंट। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 99 का वो है ऑप्शन सी। ये थी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86 और एक्ट था आपका 2002 में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल इसका आता है 21A। तो आर्टिकल भी आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट 100 द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ इज, तो पृथ्वी का सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम है वो कौन सा है? तो 100 का जो करेक्ट आंसर आपके पास वो है ऑप्शन ए हाइड्रोस्फीयर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और इसी क्वेश्चन की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार रिपीट होता रहता है, और अगर आप नेट पे चेक करेंगे तो कहीं पे आपको आंसर मिलेगा बायो में भी मिलेगा, कहीं पे बायोस्फीयर भी मिलेगा। बट हमीरपुर बोर्ड की बात करें तो 1 या 2 बार मैंने ये क्वेश्चन देखा रिपीट हुआ है, और उसमें जो बोर्ड की तरह आंसर प्रोवाइड किया जाता है वो आपका हाइड्रोस्फीयर ही प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था इस एग्ज़ाम का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट जो हमारे पास 100 क्वेश्चन रह जाते हैं तो उन्हें हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको कोई सजेशन देनी हो तो आप दे सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।